नमस्कार मित्रों, कई बार कुछ शख्सियतों को याद करने का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। हालांकि वो जो फ़र्ज़ की अदायगी है वो इतनी सतही मानी जाती है कि हम लोगों ने किया क्या, हमारे परिवेश ने क्या किया उन लोगों के लिए जिनको हम याद करते हैं, जिनको अक्सर याद करने से हमें एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। ऐसी एक शख्सियत का मैं आज आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसको याद करना मुझे लगता है कि शहादत की परंपरा में जितने भी लोग आए, उनमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम इस शख्सियत का है, जिसको हमने लगभग भुला ही दिया। मित्रों, आप ये मानेंगे कि कोई भी भारतीय संस्कृति में पली संवरी औरत किसी युवा को अपना पति के रूप में साथ लेकर उसकी फरारी में मदद करे और अपने बच्चे को उस युवक का बच्चा बता के ट्रेन में सफ़र करे, और इसलिए करे कि अपने क्रांतिकारी मित्र को या क्रांतिकारी जो संगठन है उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य को किसी भी तरह से पुलिस के चंगुल से बचाया जाए। और मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, नाम आपको भी मालूम है, लेकिन उसको शिद्दत से याद करना बहुत ज़रूरी लगता है कि ये नहीं, हमें ढंग से हमने याद नहीं किया और ये पछतावा हमें होना चाहिए। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ आज दुर्गा भाभी का। दुर्गा भाभी मित्रों वो शख्सियत थी, शहीद आज़म भगत सिंह ने भी जिस बात को कबूल किया था कि मैंने ऐसी महिला पूरे के पूरे भारतीय परिवेश में नहीं देखी। किस्सा क्या हुआ, जिस दिन सैंडर्स का वध हुआ, गोली चली, उनके बाद तीनों ही राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव तीनों ने जाकर एक मकान पर दस्तक दी। रात का वक्त था। जब दस्तक बिछी तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला और सामने तीनों को जब सामने पाया तो उसको समझ में आ गई कि ये सारा जो कांड आज हुआ है ये यही करके आए हैं छोरे, और उनको जल्दी से अंदर प्रवेश दिया और उसके बाद सांकल चढ़ाई और उसके बाद बोलो कि क्या है, समस्या क्या है, क्यों इतना बेचैन हो रहे हो। तो सुखदेव ने कहा कि बेचैनी नहीं है भाभी, बात ये है कि हम लोग किसी भी तरह से क्रांति का ये जो चिराग हमने जलाया हुआ है सब ने मिलकर, जिसमें आप भी शामिल हैं, इसको थोड़ी देर और ज़रा अलाव को जलाए रखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये पुलिस जो पीछे पड़ी हुई है इससे एक बार निकला जाए और प्रयास किए जाएं कि कुछ और भी हम जाने से पहले, शहादत से पहले, शहीद होने से पहले हम लोग कुछ और भी कर जाएं इस देश के लिए। तो दुर्गा भाभी ने कहा कि अब देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे पास आए हो तो आज नहीं कल तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस भी आएगी, आज नहीं कल यहाँ छापा मारेगी, तो बेहतर यह है जो मैं कहती हूँ उस पर अमल करो। सारी योजना पल में तैयार की उस महिला ने, उस बहादुर महिला ने। उसने भगत सिंह से कहा कि तुम ये इस तरह के कपड़े पहनो, ड्रेस पहनो, और उसके बाद तुम मेरे पति लगो, और जो मेरा बच्चा है इसको अपना बच्चा मानो और मुझे अपनी पत्नी मानो, और इस तरह से हम लोग, मैं तुम्हें रेल के द्वारा यहाँ से बाहर निकाल के ले जाऊँगी। और उस महिला ने वो काम कर दिखाया जो सामान्य परिवेश में शायद इतना बड़ा ताना बाना कोई भी ना बुन सकता। और इस तरह से भगत सिंह को वो लाहौर से निकाल कर ले गई। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मानसिक रूप से वो कितनी ज़्यादा सुदृढ़ थी, कितनी मजबूत थी। उसने एक पल को भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं किस तरह का बहाना लगा रही हूँ। उसने यही बात सोची कि देश सबसे पहले, और उसके बाद ये मेरे क्रांतिकारी जो मित्र, जो मेरे पुत्रवत हैं, पुत्र समान हैं ये, और उसके बाद बाकी बातें। और इन बातों को लेकर उसने जो कुर्बानी दी वो अद्भुत थी। थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं, दुर्गा भाभी एक ऐसे परिवार से उसका संबंध था जिस परिवार को सदा अंग्रेज़ों की नौकरी करनी पड़ी थी किसी न किसी रूप में। लेकिन दुर्गा भाभी उन सब में से अपने पारिवारिक परिवेश से बिल्कुल बगावत करके अपने पति भगवती चरण वोहरा के साथ उनके नक्शे कदम पर चली।
और उसने अपने पति के साथ इस बात का संकल्प ले लिया कि अब देश के लिए ही प्राण न्योछावर करने हैं। और अपने पति के साथ साथ उसकी जो अभियान है स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी का जो अभियान है, उसमें उतना ही ज़्यादा शिरकत करनी है जितना मेरा पति करता है। और मुझे उससे ज़्यादा आगे बढ़कर, क्योंकि मुझे उसकी प्रेरणा में काम भी देना है, उसकी प्रेरक बिंदु के रूप में भी जीवित रहना है। और इस तरह से दुर्गा भाभी ने अपनी ज़िंदगी उस क्रांतिकारी भगवती चरण वोरा के निर्देशों पर देश के लिए समर्पित करने का निर्णय संकल्प ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार उसको इतनी ज़्यादा लगन लगी कि उसने भगवती चरण वोरा से कहा कि कहीं तुम्हारी एब्सेंस में, तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई सामने आ जाए, या मुझे कल को तुम्हारे क्रांतिकारी मित्र किसी ऐसे अभियान का ज़िम्मा सौंप दें जिसमें जोखिम भरा हो, तो कम से कम तुम मुझे पिस्तौल चलाना तो सिखा दो। और भगवती चरण वर्मा ने अपनी पत्नी के आग्रह पे, दुर्गा भाभी के आग्रह पे उसको वो पिस्तौल चलाना सिखाया। और उसके बाद एक जंगल में जाके उससे कुछ निशाने भी लगवाए साइलेंसर लगाकर, ताकि आवाज़ ना हो और वो अपने निशाने जो है वो अचूक उसके हो जाएं। और इस तरह से ये सारा सिलसिला चला। उसका कुल टोटल जो प्रशिक्षण था सारा का सारा अपने पति की देखरेख में इसी ढंग से चला कि एक दिन, जिस दिन भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करूँगी ही करूँगी। और आप सब जानते हैं, मुझे इतिहास दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि भगवती चरण वोरा का एक बम बनाते समय विस्फोट में उनका निधन हो गया था। और वो अंतिम दर्शन भी दुर्गा भाभी अपने पति के नहीं कर पाई, क्योंकि उनका शरीर चिथड़े चिथड़े हो चुका था। और उसके बाद वातावरण सारा चारों तरफ ऐसा था कि उसमें छिपकर रहना ही पति को सही मानों में श्रद्धांजलि देने वाली बात थी। तो नम आँखों से और दृढ़ संकल्प के साथ दुर्गा भाभी ने अपना शेष जीवन जो था वो देश के लिए न्योछावर करने का फैसला ले लिया। अब ऐसी महान महिला पर क्या बीती होगी जिस दिन उसने सुना होगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी हो गई। लेकिन वो डोली नहीं, उसने अपने मन को डामाडोल नहीं होने दिया और उसने अपना जो संघर्ष था अपने तौर तरीके से जारी रखा। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी, HRA के नाम से जो संगठन था, उसके लिए वो काम करती रही। और अंत में वो ऐसा हुआ कि जब उसने देखा कि धीरे धीरे सारे जो अंतरंग मंडल के साथी हैं सारे के सारे या तो शहादत के रूप में उनकी परिणति हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं, और या फिर जो बचे खुचे हैं वो लापता हैं, तो उसने अपनी ज़िंदगी जो है अलग ढंग से बितानी शुरू कर दी और समाज के प्रति वो समर्पित हो गई। और उसको एक बार एक अंग्रेज़ दंपति पर गोली चलाने के आरोप में जेल की सज़ा भी हुई। हालांकि वो दोष प्रमाणित नहीं हो पाया बाद में, लेकिन दुर्गा भाभी ने स्वयं स्वीकार किया था कि वो किया मैंने ही था। बाद में स्वीकार किया कि किया मैंने ही था, लेकिन क्योंकि पुलिस मेरे विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं जुटा सकी और प्रमाणों के अभाव में मुझे कुछ महीने जेल में रहने के बाद मुझे जेल से रिहा कर दिया गया। और उसके बाद उसने अपने आप को सामाजिक रूप से समर्पित करने का फिर निर्णय ले लिया और वो 1935 में स्वाधीनता प्राप्ति से लगभग 12 वर्ष पहले ही वो गाज़ियाबाद में आ गई। वहाँ उसने एक स्कूल खोल लिया और उस स्कूल के माध्यम से वो देश की स्वाधीनता का जो एक संदेश था वो स्कूली बच्चों के जहन में भरने लगी। और उसकी धीरे धीरे जो प्रसिद्धि थी स्कूल की ज़्यादा व्यापक हो गई। तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस स्कूल में एक बार जब वो गाज़ियाबाद आए हुए थे, उनको पता चला किस तरह से वो स्कूल चलाती हैं, तो वो स्कूल देखने भी गए, उन्होंने भी नमन किया। और उसके बाद मित्रों, संकट ये होता है कि फिर हम भूल गए, हमें बिल्कुल याद नहीं रहा कि दुर्गा भाभी ने किस तरह ज़िंदगी काटी। और जो स्कूल है वो वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं बन पाया और उस संस्था को चलाने में बहुत बड़ी दिक्कतें आईं, लेकिन इसने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और धीरे धीरे समाज के प्रति समर्पित हो गई। और उसके बाद कई बार ऐसे क्षण भी आए जब दुर्गा भाभी को अपने इलाज के लिए और अपने रोटी पानी के लिए भी स्वयं
श्रम करना पड़ा। श्रम किस रूप में किया इसका उल्लेख क्योंकि प्रमाणिक नहीं मिलता, इसलिए मैं ये कहूँ कि वो लोग घरों में काम करती रही तो ये अनुचित होगा। लेकिन उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसकी पति की प्रतिष्ठा या किसी भी प्रकार के जो स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी थे उनकी प्रतिष्ठा पर कोई भी खरोंच आए। और आखिर आज के ही दिन गाज़ियाबाद में उसने एक गुमनाम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अंतिम सांस ली। 1999 की बात है मित्रों, 21 साल हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण स्वाधीनता सेनानी के शोक में या उनकी श्रद्धांजलि के स्वरूप ना तो किसी अखबार ने कोई विशेष लेख छापे, ना कोई परिशिष्ट छपे, ना ही कोई दूरदर्शन ने, उन दिनों सक्रिय था दूरदर्शन ने ना ही उनकी कवरेज की। यहाँ तक मतलब दूरदर्शन ने या अन्य टीवी चैनल्स जो भी एक दो चलते थे, किसी ने भी उस बात का नोटिस नहीं लिया और किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार पत्र ने भी नोटिस नहीं लिया। और जब बात आई गई हो गई तो उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि एक बहुत बड़ी कोताही हो गई और फिर उसको याद करने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन आज भी दुर्गा भाभी का कोई स्मारक या उनकी स्मृति में कोई संस्थान या कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर हम लोग गर्व कर सकें। और ये स्थिति मित्रों बड़ी दारुण होती है जब हम अपने मार्गदर्शकों को, अपने क्रांति वीरों को इस तरह से या क्रांति वीरांगनाओं को इस तरह से भुलाने की चेष्टा करते हैं। तो ये दुखद स्थिति है। लेकिन आज भी इस महान क्रांतिकारी महिला को याद करना और उनको नमन करना बेहद ज़रूरी लगता है। शुक्रिया दोस्तों।